Hello guys, welcome back to my YouTube channel CAFWeb. So far we have discussed of Coulomb's law. Okay, so in electrostatic field the Coulomb's law is already discussed. Now we have to make some problems based on the Coulomb's rule. So I am trying to go the roots of the problem और आपको कंसेप्ट के साथ उसको बताने की डील कर रहा हूं, तो आप काइंडली इसको ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कूलम्स रूल। First problem is I have taken very common problem और इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके आ सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट सिर्फ समझना है, कैसे बनाने का तरीका है वो आप सिर्फ देखिए। तो I have taken three identical charges are kept on vertex of the equilateral triangle. So I am drawing equilateral triangle. So this one is the equilateral triangle, isn't it? And the three identical charge. So here is the Q, Q and Q. And हम लोग यहां पर नाम दे दे रहे हैं A, B, C और इसके चार्जेस हैं। सपोज करते हैं कि Q पॉजिटिव चार्ज है, आप यहां पर नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर है आप किस तरह। सो लेकिन आइडेंटिकल चार्ज ले सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्यू का मैंने लिया। अब रख रहा है कि जिसकी साइड लेंथ है ए, साइड लेंथ है आपका ए। नाउ कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन एनी कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। कैलकुलेट द नेट फोर्स, सपोज करते हैं कि इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर हम लोग चाह रहे हैं कि इसका नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो देखते हैं नेट फोर्स कैसे निकल रहा है। सो नेट फोर्स यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है। सो रिपल्सिव फोर्स विल एक्ट एंड इट इज इन दिस वे F C B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, दैट इज द रिपल्सिव फोर्स। फिर से यहां पर, यानी इसका मतलब है कि जो चार्ज ले रहे हैं उसके बाकी चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो एक दूसरा फोर्स है ए से सी की ओर भी आपका एक लगेगा, तो ये आपका ए टू सी आपका लगेगा एंड इट इज नेम एज ए एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ओके, नाउ अब आप देखिए इसको बनाने का दो तरीका हो सकता है। हम और एक बात देखते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो ऑल द एंगल्स आर इन 60 डिग्री। सो इफ इट इज 60 डिग्री, सो दिस वन इज आल्सो 60 डिग्री। ओके, सो देखिए जब भी इस तरह का फोर्स है, एक फोर्स आपका एक तो ये जा रहा है और दूसरा फोर्स आपका ये, तो आपको कोई भी फोर्स अगर आपका डायगोनल हो या कुछ एंगल के साथ बना रहा हो फोर्स, तब आपको हमेशा उसको दो भागों में आपको डिवाइड करना। सपोज दैट अगर इस तरह का कोई फोर्स है तो उसको हम लोग डिवाइड ऑफ दिस फोर्स इज नाउ टर्न्ड एज ए एक्स कंपोनेंट एंड द वाई कंपोनेंट। ये वेक्टर के फील्ड में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो देखिए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एफ सी ए इज नाउ अगेन डिवाइडेड, दैट इज इक्वल टू एफ सी ए कॉस 60 डिग्री। जो आपका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा तो वो आपका हो गया cos 60 एंड दिस वन इज ए, सपोज दैट दिस वन इज ए एफ सी ए साइन 60 डिग्री। यही दो फोर्स आपको यही फोर्स लग रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसका निकालने का तरीका। देखिए बहुत सिंपल तरीका है। हम लोग इसको क्या करेंगे कि हम लोग सो नेट फोर्स, सो इसका मतलब है फोर्स ऑन
फोर्स ऑन सी दैट इज इक्वल टू, ये होगा, इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, यही होगा। अब इसका तो जो कंपोनेंट है एफ सी ए कॉस 60 और एफ सी साइन 60, हम लोग क्या करते हैं कि हर एक एक्स कंपोनेंट में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और वाई में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो एक्स साइड में आपका एक्स एक्सिस के साइड में हम लोग नाम दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स, या फिर कहते हैं सिग्मा ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एक साइड में आपके कितने फोर्स लग रहे हैं इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो ये आपको करना होगा, और वाई साइड में आपको क्या फोर्स लग रहे हैं ये आपको कैलकुलेट, और ये हम नाम दे रहे हैं सिग्मा ऑफ एफ वाई। तो चलिए आते हैं सिग्मा ऑफ एफ एक्स, तो क्या लग रहे हैं एफ सी बी प्लस एफ सी ए कॉस 60 डिग्री, सो एफ सी ए कॉस 60 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू, ये आपको देखना होगा। अच्छा, एक चीज जान लीजिए, चूंकि ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम एक सब फोर्स क्या किस तरह से हो रहा है, हम यहां पर एक कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज करते हैं एफ सी बी, सो दैट इज इक्वल टू के, कूलम्स लॉ लगा रहे हैं, क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। ओके, ये आपका लेंथ है आपका ए, सो ए स्क्वायर, सो के क्यू स्क्वायर बाई दिस वन एफ सी ए। नाउ एफ सी ए, so that is equal to also k q square by a square, so all the forces are same, so in place of fcb we can write here f, so in place of fcb we can write here f, और fca की जगह हम भी यहां पर भी लिख सकते हैं f, so f plus f cos 60 डिग्री, so that is equal to f कॉमन ले लीजिए, 1 plus cos 60 का वैल्यू कितना होता है, that is equal to how much, that is the 1 by 2, so that is equal to 3f by 2. This is in the x side component. Now for the y side component, for the y side that is equal to sigma of fy, so sigma of fy is equal to, देख लेते हैं y साइड में क्या सिर्फ एक ही तो लग रहा है, सो दैट इज इक्वल टू एफ सी ए साइन 60 डिग्री, सो एफ सी ए इट इज नथिंग बट द एफ साइन 60 दैट इज इक्वल टू √3 by 2, सो नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ एफ वाई स्क्वायर, यही निकालेंगे। Hence f net is equal to root over fx square, fx square that is equal to 3f by 2 whole square plus root 3f by 2 whole square, that is equal to 9f square plus 3 and 12f square by 4. So here is the root over 3f, this will be the answer. So f net is equal to root over 3f, where f is equal to k, f का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं k q square by a square, isn't it? So यहां पर k का वैल्यू कितना हो जाएगा, that is equal to 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9 q square का जो भी वैल्यू आएगा and a square. ओके, सो दिस विल बी द फोर्स। और आप देख लीजिए, इसको आप याद रखिए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो नेट फोर्स हमेशा √3 इंटू एफ, ये आप शॉर्टकट तरीके से याद भी रख सकते हैं। नाउ और एक तरीका मैंने बताया, और एक तरीका दूसरा तरीका हो सकता है, ये तो एक तरीका हुआ निकालने का। आप इसको देखिए, आपके यहाँ पर दो फोर्स लग रहे थे, एक आपका ये फोर्स लग रहा था
और एक आपका लग रहा था ये फोर्स, इसके बीच का एंगल था 60 डिग्री। अभी जस्ट इस प्रॉब्लम में इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो इसमें सपोज करिए अगर ये ए है, हम नाम दे रहे हैं ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, वेक्टर है तो वेक्टर का नोटेशन दे रहे हैं, ए और बी वेक्टर है, तो इसके बीच का रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? सो देयर विल बी फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is equal to the angle between the two vectors that is equal to cos 60 डिग्री। यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड ये है सिर्फ दो वेक्टर अगर इस तरह का हो तो आप डायरेक्ट यहां पर, तब उस हालत में आप अगर उसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट अगर नहीं भी करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आप फॉर्मूला पुटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो, दो से ज्यादा आपका वेक्टर हो, तब आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अलग से निकाल लीजिए और उसके बाद स्क्वायर रूट करके आप उसको निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अब दूसरे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। चलिए हम लोग अब दूसरे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि यहां पर अब इक्विलेटरल की जगह हम लोग यहां पर एक स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक यहां पर भी ठीक उसी तरह से चार आइडेंटिकल चार्जेस Q Q Q पॉजिटिव चार्ज यहां पर प्लेस्ड किए गए हैं एट द वर्टेक्स ऑफ द दैट मींस कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। नाउ बी पॉइंट, अब आपको निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स ऑन पॉइंट बी, फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन द पॉइंट बी। तो आप देख लेते हैं बी पॉइंट पर कौन कौन से, एक तो ए और बी सेम चार्ज है, सो अगेन रिपल्सिव फोर्स, सो इट कैन बी रिटेन एज ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सी और बी के बीच में यहां पर भी एक रिपल्सिव फोर्स यूज होगा, सो इट विल बी रिपल्सिव फोर्स, हियर इज द रिपल्सिव फोर्स एंड इट इज नेम एज ए एफ बी सी, दैट मीन्स द फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। और ए डी भी आपको यहां पर एक फोर्स लगाएगा, सो यहां पर ये तीसरा फोर्स है दैट इज नेम एज ए एफ बी डी, और इसका ये आपको दिया हुआ है। ओके, ये बताइए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तब? सो दैट इज इक्वल टू √2a। कैसे निकाले हैं ये आप तो जानते हैं, अगर नहीं भूल गए हैं तो निकालने का तरीका देखिए। दिस वन इज द 90 डिग्री और दिस वन इज द 45 डिग्री एंड दिस वन इज आल्सो 45 डिग्री। तो ये एक ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी डी। तो ये पता है, ये पता तो निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। सो दैट इज इक्वल टू √2 into a। सो इफ इट इज 45 डिग्री, दिस वन इज आल्सो 45 डिग्री। ओके, अब देखिए यहां पर तीन फोर्स लग रहे हैं। तो आप जो पिछले बार जो पढ़े हुए थे कि दो तरीके से पढ़े हुए थे कि इफ टू वेक्टर्स आर प्रेजेंट, द रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट वेक्टर net magnitude of the vector, that will be r is equal to square root of a square plus b square plus 2ab into cos 60। but here is the three vectors, तीन आपके फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं। so if three vectors are acting, फिर ठीक उसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, आप तरीका मैं सिर्फ बता रहा हूं कि हर एक प्रॉब्लम में आप x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल लीजिए, ये आपको निकालना आना चाहिए। तो देख लेते हैं फोर्स बी ए, सिर्फ इसका ये फोर्स है, सिर्फ इसका x कंपोनेंट ही है, सो दिस इज द x कंपोनेंट। फोर्स बी डी ये आपका दो कंपोनेंट होगा, डिवाइड कर लेते हैं। सो दिस वन इज द एफ बी डी कॉस 45 डिग्री और एक होगा आपका एफ बी डी साइन 45, डिवाइड कर लिया। ओके, एंड दिस वन इज द एफ बी सी, सिर्फ इसका ये। तो हम देख लेते हैं x कंपोनेंट में क्या है। सपोज दैट द x कंपोनेंट, सो सिग्मा ऑफ fx, सो दैट इज इक्वल टू fba प्लस fbd cos 45 डिग्री। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? हम एक का निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों चारों इक्वल चार्जेस हैं तो फोर्स हर एक के लिए सेम रहेगा। तो हम एक फोर्स निकाल लेते हैं, एफ ऑफ बी ए निकालते हैं।
सो दैट इज इक्वल टू k q इंटू क्यू स्क्वायर। आपका यहां पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, BA के लिए डिस्टेंस है a, सो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, isn't it? लेकिन FBD के लिए FBD का कुछ अलग होगा, FBD is equal to k q square, but distance it will be root 2a whole square, so that is equal to k q square by 2a square, और we can write here, इसको अगर f मानते हैं so it will be f by 2, isn't it? f by 2. Okay, so put the value FBA is nothing but the f, FBA is equal to f, FBD is equal to f by 2 cos 45 degree, that will be the 1 by root 2, so it will be f, common ले लेते हैं, 1 plus 2 root 2 by 2 root 2, so this is the f of sigma f of x. Now for the y component, तो sigma of fy देख लेते हैं, y component में क्या है, this is the y component, दो फोर्स लग रहे हैं FBC और FBD sin 45, so FBC plus FBD sin 45, चूंकि sin 45 डिग्री वो भी आपका सेम ही होगा, so it will be F, that is equal to f plus f by 2 sin 45 degree 1 by root, the same answer will become, so f 1 plus 2 root 2, isn't it? So f net on B, f net on the B, it is equal to sigma of fx square सिग्मा ऑफ एफ वाई स्क्वायर, अगर ये निकाल लेते हैं तो आ जाएगा, ओके। सो इट विल बी, बोथ आर सेम, इट विल बी 2 एफ स्क्वायर बाय 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 1 प्लस 2 रूट 2 whole square, so it will be cancelled, to cancel out, so it will be f by 2 and 2 to the 4, so f by 2 1 plus 2 root 2, this will be the f of net. Now the third problem, it is based on the symmetricity. क्या मतलब इसको समझते हैं, पहले क्वेश्चन एक बार बोल लेते हैं। यहां पर कहा गया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें Q यानी सेम चार्जेस आर kept on the vertex of the equilateral triangle, and its centroid पर आपका Q नॉट एक आपका चार्ज रखा गया है, Q नॉट। तो इसमें करा कि अब इसमें इस सेंट्रॉइड पर यानी O पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा। तो इसको हम लोग सिमेट्रिसिटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं कि यहां से जब सिमेट्रिसिटी सेंट्रॉइड है, यानी यहां से ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, तो सेम फोर्सेस तीनों जगह आपका एक जगह आपका लग रहा है, तो हम लोग इसको कहते हैं सिमेट्रिसिटी प्रॉब्लम। तो देखते हैं, जहां तक जो थ्योरी अभी जानते हैं छोड़ दीजिए, सिमेट्रिसिटी क्या है उस बाद में आएगा थ्योरी। तो पहले जो है हम लोग उसको देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो इस पॉइंट पर देखते हैं, पॉइंट ए के चलते यहां पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सो इट विल बी रिपेल। हम यहां पर इसको इस तरह से बना रहे हैं, इट विल रिपेल एंड इट इज नेम एज, हम यहां पर नाम दे रहे हैं F1, हम यहां पर इसको नाम दे रहे हैं F1, ओके। बी पॉइंट भी इसको रिपेल करेगा,
सो दैट इज नेम एज ए F2 और C चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, दैट इज द F3। अब देख सकते हैं तीनों एक दूसरे के साथ कितना 120 डिग्री का म्यूचुअली आपका एंगल बना रहे हैं। दिस वन इज द 120 डिग्री, दिस वन इज द 120 डिग्री, दिस वन इज द 120 डिग्री। हम इस पॉइंट को थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं और अलग जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हियर इज द दिस वन, so here is the F2, F1 and F3 120 डिग्री है और इसको अलग से डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है ये तो 60 डिग्री होगा ही होगा। और अगर हम इसको एक्स एक्सिस यहां पर ड्रॉ करते हैं तो बाकी का क्या हो जाएगा 30 डिग्री का कोण, ये आपका 60 है तो ये 30 डिग्री का कोण होगा। ठीक सारे में ये यहां पर भी ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो देख लेते हैं अब इसका हम लोग x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल देते हैं तो हो जाता है। तो देखिए F2 चूंकि आपका एक एंगल बना रहा है तो इसका मतलब है सो यहां पर F2 cos 30 डिग्री होगा। F2 को और एक जगह डिवाइड कर लेते हैं, सो इट विल बी F2 sin 30 डिग्री। ओके F3 भी आपका होगा F3 cos 30 डिग्री एंड अनदर वन इज F3 sin 30 डिग्री। और F1 तो आपका AY एक्सिस पर ही है तो ज्यादा इस पर आप चेंज नहीं करते हैं। तो हम लोग एक करते हैं, x कंपोनेंट निकाल लेते हैं, x कंपोनेंट निकाल लेते हैं। सो x कंपोनेंट क्या देख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन इज कैंसल आउट, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख ही सकते हैं F1 F2 cos 30 डिग्री माइनस F1 F3 cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। दोनों एक दूसरे का कैंसल आउट कर रहे हैं। तो चलिए Fx कंपोनेंट में कोई भी नहीं निकल रहा है। Fy कंपोनेंट में देख लेते हैं। y कंपोनेंट में आपको निकल रहा है क्या, F1 हम यहां पर मान के चल रहे हैं दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, because it is in equilibrium condition, so f of y is also equal to 0. So what will be the f of y? So we can write here f1 is minus f3 sin 30 degree minus f2 sin 30 degree is equal to 0। और देख भी सकते हैं ये इसके बराबर ये दोनों होंगे तो इसको इधर ले आते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू और ये प्लस हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यानी अब जो मेन बात है कि F1, F2 और F3 का वैल्यू निकाल देते हैं। सो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो F1 का वैल्यू हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 दिस वन, सो इट विल बी K into Q naught and what is the distance? So let us assume this one is a R, यहां पर सबका तो सेम होगा क्योंकि सेंट्रोइड है तो हम इसको मान लेते हैं R मान लेते हैं, ये डिस्टेंस आपको R मान लेते हैं। सो इट विल बी R स्क्वायर। F2 का वैल्यू भी वही होगा Q नॉट बाय R स्क्वायर, F3 का भी वही होगा। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं Q नॉट by R square is equal to Q naught R square sin 30 का वैल्यू कितना होगा, so that is equal to 1/2 plus Q naught R square sin 30 का वैल्यू 1/2। तो आप देख सकते हैं दोनों आपको क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो रहे हैं और देखने में से ही लग रहा है कि दोनों इक्वल है। सो इट विल बी 0, सो सिग्मा ऑफ Fy इज ऑल्सो 0। सो फाइनली f of f net
is equal to, as we know that, sigma of fx square plus sigma of f of y square, that is equal to 0. तो जान लीजिए ये चूंकि सेंट्रॉइड पॉइंट है, वहां से सेम डिस्टेंस आपको हो रहा है, तो यहां पर आपका हो जाएगा नेट फोर्स 0. अगर इक्वल चार्जेस हैं तो नेट फोर्स 0. इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या हुआ था देख लेते हैं एक बार. उसमें क्या था कि इस तरह का था, या फिर एक स्क्वायर के में देख लेते हैं, इस तरह का स्क्वायर का था, और यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस करने का बोल रहा था कि फोर्स निकालिए, लेकिन यहां पर डिस्टेंस सेम था, ये डिस्टेंस था, लेकिन ये डायगोनल का डिस्टेंस तो अलग था. तो 3 यहां पर डिस्टेंस लेकिन अलग है, यानी फोर्स भी अलग हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई वो सिमेट्रिसिटी नहीं था, यहां पर सिमेट्रिसिटी हो रहा है. ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं. अब देखते हैं कि ठीक उसी तरह का प्रॉब्लम, एक स्क्वायर में 4 आपका इक्वल चार्जेस हैं, और बीच में सेंटर में यहां पर और एक कोई चार्ज है Q0. ओके, Q0 कोई चार्जेस है. तो अब इस समय कह रहा है कि बताइए इसमें नेट फोर्स ऑन पॉइंट O कितना होगा. तो आप देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. तो आपको सॉल्व करने का तरीका देखिए, यहां से एक फोर्स लग रहा है, इधर लगेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव. बी से भी इसको रिपेल करेगा, दैट इज द F2. सी से भी यहां पर आपको रिपेल करेगा, दैट इज द F3. एंड डी से आपको F4, ये आपको रिपेल करेगा. तो हम लोग देखते हैं F1 और F3 क्या सेम होंगे, बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे, बिकॉज इट इज इन द मिडिल पोर्शन. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे, तो ये रिपेल कर जाएगा. तो इसका मतलब है F1 इज इक्वल टू F3, और वी कैन राइट हियर F2 इज इक्वल टू F4. यहां पर एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने की जरूरत है. देखने से ही पता चल रहा है एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो डेफिनेटली एक दूसरे को रिपेल कर देगा. तो इसमें डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे F नेट ऑन O पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 0. ओके, फोर्स का डायरेक्शन देख लेंगे, और हम लोग और जान के रखिए अगर इक्वल चार्जेस इस तरह से प्लेस्ड हैं तो आपका ये नेट फोर्स 0 बाय द सिमेट्रिसिटी रूल. अच्छा, अगर मान लेते हैं अब 2Q के जगह, Q के जगह अब यहां पर हम अगर 2Q कर दें तो क्या हो जाएगा, तब भी 0 होगा. क्यों? देखिए F2 और F4 इस दोनों में हम लोग बढ़ा रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां पर भी 2Q करे, तब तो अलग हो जाएगा. ये सेम हो रहा है, और ये आपका F1 और F3 एक दूसरे का अपोजिट है, जिसका दोनों चार्ज सेम है. F2 और F4 एक दूसरे का अपोजिट है, और यहां पर भी 2Q है, 2Q. तो जो भी करेंगे यहां पर तो कैंसिल आउट हो गए. F1 और F3 से कोई मतलब नहीं है, जितना फोर्स इधर से ये खींच रहा है इधर से उतना भी. तो दैट मीन्स द टोटल फोर्स इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. सो F नेट इज इक्वल टू 0. अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर सपोज करते हैं कि यहां पर हम Q है, कोई फोर्स है, अभी हमें पता नहीं कि यहां पर Q0 है, सपोज कर लेते हैं, और इस जगह पर Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है. आपसे अगर अब आपसे पूछा जाए कि इस जगह पर आप निकालिए, हम इसके और निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन A ड्यू टू B. एक होगा, इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा. एक होगा आपका फोर्स ऑन A ड्यू टू D. मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Q0 है, रिपेल करेगा. फोर्स ऑन A ड्यू टू C. ये 3 चार्जेस आपको यहां पर मान लेते हैं इस तरह से निकालेंगे. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ FAB एंड FAD, आंसर क्या दीजिएगा? दैट इज इक्वल टू 1. बोथ आर सेम. क्यों?
क्योंकि दोनों के लिए यहां पर हम लोग डिस्टेंस को देखें, चार्जेस तो अगर से डिस्टेंस को भी आपको ध्यान में रखना होगा। एफ ए बी के लिए अगर हम बात करें, एफ ए बी इज इक्वल टू जैसे के क्यू नॉट बाई, ये डिस्टेंस मान लेते हैं ए अगर है, ये ए स्क्वायर है तो ए सारी जगह ए होगा, सो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एफ ए बी ये आपका ए स्क्वायर, एफ ए डी के क्यू क्यू नॉट बाई सॉरी ए स्क्वायर, दोनों ही डिस्टेंस आपका सेम है, तो इसका मतलब है दोनों ही सेम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एफ ए बी और एफ ए बी ए सी का क्या रेशियो है, तब यहां पर लेकिन डिफर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी का डिस्टेंस है ए है, लेकिन ए सी का डिस्टेंस है √2a। समझ में आ रहा है? तो ए बी का मान लेते हैं कि के क्यू क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर, और ए सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाय √2a, दैट मीन्स द 2a स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 2:1, isn't it? तो इसका ध्यान रखिएगा, दूरी पर भी हम लोग डिस्टेंस क्या है उस पर भी ध्यान देंगे। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और एक प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम, इस पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम we have taken one regular hexagon, okay, and the side is also given, and at its center minus charge minus q naught is located at the center. Okay, so the question is, what is the net force on, चलो इसको नाम दे देते हैं O. What is the net force on point O and what will be that direction? The direction of the net force what will be? तो ये दो क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। तो आप एक काम करिए कि अगर आपने अभी तक कुछ सीखा है तो उसके हिसाब से आप वीडियो को पॉज करिए और अपने से खुद से बनाइए, और उसके बाद मेरे आंसर से या मेरे मेथड से मैच हो रहा है कि नहीं, आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं, आप देख लीजिए। ओके ओके, अब हम लोग करते हैं कैसे हैं। सो दिस इज द नेट, सो हाउ मेनी फोर्स, सो फोर्स ऑन पॉइंट ऑफ, इसको हम इनलार्ज करते हैं। ओके, इसको इनलार्ज करते हैं, दैट इज द ओ पॉइंट इज गिवन। सो हियर suppose that force on O due to A, that is named as a F1. So F1, this one is the minus charge, this one is the minus charge, so it will be repel. So this is the F1. Now force on B. So force on B, this one is the positive charge and this one is the negative charge. So attraction will be there. So the force is attracted, so and it is named as, suppose that this one is a F2. Force on point C, force on point O due to C. So what will be that, this one is the negative, this one is the negative, so repulsion force will be act, and here is the F3, isn't it? Now force due to point D, this one is a positive and this one is the negative, so again force is attractive, attraction force will be there, the force FD. okay, FE, E पॉइंट पर हम लोग देखते हैं क्या है, E पॉइंट के कारण से क्या होगा, सो इट विल बी, ये आपका एक्सिस था, तो E पॉइंट है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सो दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स, हियर इज द फोर्स एंड इट इज नेम एज, सपोज दैट दिस वन इज द F5, फोर्स ड्यू टू F, तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू F6, सारा फोर्स यहां पर निकल गया। अब आपको यहां से करना क्या है कि आपको यहां से
सबका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर F1 हम लोग एक बार निकाल लेते हैं। सो F1 इज इक्वल टू दैट इज द k q नॉट, ओके, एंड दिस डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस विल बी सेम, हर एक जगह में आपका सेम होगा, तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर आप एक वैल्यू मान लीजिए, यहां पर a मान लीजिए। सो द ऑल डिस्टेंस विल बी a, सभी सेम ही होगा, या तो निकाल सकते हैं लेकिन अभी हम निकाल नहीं रहे हैं। सपोज करिए ये a डिस्टेंस है, तो a स्क्वायर, देखो ये कोई इश्यू नहीं है, k q दिस वन, ओके। b पॉइंट के लिए f2 पर कितना डिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं यहां पर है 3q और q नॉट, सो k q into sorry k 3q into q naught, okay, and this one will be the a. So what, suppose ये इसको मान लेते हैं अगर f है तो ये कितना हो जाएगा 3f, है ना। 3 के लिए मान लेते हैं तो ये हो जाएगा k 2q into q naught by a square, so that is equal to 2f. f4 k into q naught by a square, तो ये आपका f ही हुआ। f5 निकाल लेते हैं, q naught by a square, that is equal to 5, and f6 k q 2q q naught by a square, that is equal to 2f। तो देख लेते हैं कि ये आपका टोटल 6 आपका निकला। हम यहां से अब क्या कर रहे हैं कि देख लेते हैं कि ये वैल्यूज आप देख रहे हैं कि किस तरह क्या क्या है। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब x कंपोनेंट हम लोग देख लेते हैं। x कंपोनेंट सिग्मा ऑफ fx, तो पहले देख लेते हैं f1 आपका इधर है, और f1 यहां से एक चीज देखिए, f3 और f6 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्या उसका फोर्स भी सेम है? हाँ, दोनों फोर्स भी क्या अमाउंट भी सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, तो ये आउट हो ही जाएगा। लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की लेकिन f2 और f5 क्या कैंसिल हो जाएगा? चलिए इसका अमाउंट देख लें। f2 है 3f और f5 है f, नहीं, ये आपको कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है। वरन यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो f2 की ओर ज्यादा लगेगा, बिकॉज f2 का फोर्स 3f है और ये f है ना, तो इसके कारण से ये कम है ये ज्यादा है, तो उसके ऊपर f2 ज्यादा अपना फोर्स उसमें डोमिनेट करेगा। तो देख लेते हैं सिग्मा ऑफ fx। सो सिग्मा fx दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर, f1 आपका देखिए f1 है ये वाला, तो इसको हो जाएगा f1 और हाउ मच दिस एंगल, सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, हर एक में 60 डिग्री तब 360 डिग्री होगा। सो f1 cos 60 डिग्री, ओके। अच्छा, ये f1 हो गया, f2 ये भी प्लस में होगा, सो दैट इज इक्वल टू f2 cos 60 डिग्री प्लस f3 और f6 तो कैंसिल आउट होगा, इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे, ओके। f4 भी आपका पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, सो दैट इज इक्वल टू f4 cos 60 डिग्री। f5 ये आपका एक नेगेटिव में होगा, सो दैट इज इक्वल टू माइनस f5 cos 60 डिग्री। ये नेगेटिव क्यों हुआ, समझ में आ रहा है? देखिए इस पॉइंट पर इस तरह का है, इस पॉइंट पर ओ पॉइंट पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं देखिए, तो एक लग रहा है f2, तो इसका जब x कंपोनेंट करेंगे तो हमेशा ये वाला टर्म होगा f2 cos 60 डिग्री। f1 और f4 यहां पर इधर फोर्स लग रहा है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, इधर ही लगेगा हमेशा। f5 इधर है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, इधर होगा, सो दैट इज द माइनस x डायरेक्शन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन
माइनस F5 cos 60 डिग्री। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? cos 60 तो कॉमन है, cos 60 कॉमन ले लेते हैं। F1 क्या है? F है, चलिए F है। F2 3F है प्लस 3F है। F3 तो है नहीं। F4 है, प्लस में है तो प्लस में कर लेते हैं, और F5 माइनस में है तो माइनस में कर लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 4F cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू 1/2, 4F है, इसका मतलब है 2F आया इसका fx में। अब Fy देख लेते हैं, सिग्मा ऑफ Fy। सिग्मा ऑफ Fy तो देख लेते हैं, F2 का एक ऊपर जा रहा है, सो F2 का एक ऊपर जा, चलिए F1 से स्टार्ट करते हैं। F1 का क्या एक नीचे जा रहा है, तो लिख दीजिए माइनस F1। नीचे के लिए हम लोग माइनस, ऊपर के लिए प्लस कर रहे हैं y एक्सिस में। सो F1 इधर है तो आपका ये भी माइनस F1 आपका नीचे होगा, सो माइनस F1 cos 60 डिग्री। ओके, F2 देख लेते हैं, F2 कहां पर है? F2 ऊपर है तो ऊपर के लिए प्लस कर देते हैं, F2 cos 60 डिग्री। F3 F6 तो कहना ही नहीं है, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। F4 ये माइनस में है, सो माइनस F4 cos 60 डिग्री। F5 भी आपका नीचे ही होगा। Okay, so this one is the final answer. So what will be the answer? Minus F1 cos 60, यहां पर भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस F1, so माइनस F माइनस प्लस F2 का वैल्यू है 3F। F4 है माइनस में है तो माइनस F4 माइनस में है, ठीक है। F5 है, ये भी माइनस में है, so that is equal to 0, isn't it? So Fy तो आपका नहीं है, जो भी है आपका x कंपोनेंट। So what will be the resultant? So F net on point O, that is equal to sigma of Fx square plus sigma of Fy square। तो निकल जाएगा ये रूट ओवर ये 2F, यानी 2F 4F square plus 0, that is equal to 2F. So the resultant force that is equal to 2F, where F is equal to Q naught by A square. So this is the resultant magnitude of the resultant force. Now question is arising, how much amount is that means what should be the direction? तो direction क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए F3 F6 के लिए छोड़ देते हैं, F1 और F4 ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। F5 हमने अभी इससे पहले बताया कि F2 और F5 अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन F2 का वैल्यू अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द F5, सो द आपको ज्यादा खींचेगा कौन? ये F2 की तरफ खिंचाव ज्यादा होगा, अमाउंट ज्यादा है चूंकि फोर्स, तो उधर से आपको खींचेगा। चलिए, यानी एक फोर्स निकल के आया है आपका, एक फोर्स ये निकल के आया है। दूसरा देख लेते हैं, F2 F3 6 तो खत्म, F1 F4 इसका डायरेक्शन है, इन दोनों का डायरेक्शन ये है। So what should be the resultant? This one is the F2 and this one is the F1 F4, दोनों का डायरेक्शन इधर है। So the resultant force will be here, ये डायरेक्शन होगा, वेक्टर रूल से हम लोग जानते हैं। So ये डायरेक्शन कितना है? So this is the O और ये पॉइंट था शायद C। So this one is the direction will be, so the direction will be direction of net force, so that is equal to along OC, direction along OC, समझ रहे ना? तो ये आपके कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएंगे, जिनके लिए जो जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।